Question number 3. A balloon of mass 15 grams is glued to a straw. The straw is threaded onto a horizontal string as shown in figure 3.1. The balloon is filled with air and then the air is released. As the air leaves the balloon experiences a force. The balloon accelerates from rest until it reaches a constant speed. It then 0.67 in 0.18 seconds at 10. देख सकते हैं कि एक हॉलो स्ट्रॉ है जिसको हमने जिसके साथ हमने एक बलून को ग्लू के साथ अटैच किया हुआ है। अच्छा, इस हॉलो स्ट्रॉ से हमने एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिंग को पास किया हुआ है और इस बलून में एयर फिल हुई हुई है। यहाँ पे एयर पार्टिकल्स हैं। जैसे ही हम यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो एयर पार्टिकल्स इस तरफ बाहर आएंगे और बलून को लीव करेंगे। उसकी वजह से ये जो बलून है ये उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। स्टार्टिंग में इसकी स्पीड 0 मीटर पर सेकंड होती है। बाद में ये एक कांस्टेंट स्पीड को रीच करता है, यानी शुरू में एक्सेलरेट करता है। एक्सेलरेट करने के बाद एक पॉइंट आता है कि जिसमें इसकी स्पीड फर्दर इंक्रीज नहीं होती और जब ये कांस्टेंट स्पीड पे पहुंच गया तो उसके बाद इसने 0.67 मीटर्स का डिस्टेंस ट्रेवल किया इन 0.18 सेकंड्स टाइम। अच्छा, अब ये सिचुएशन हो गई। अब हमने एक्सप्लेन करनी है कुछ चीजें। नंबर 1, एक्सप्लेन इज इन वर्ड्स व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इम्पल्स। तो इम्पल्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम को कहते हैं और ये फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट होता है। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। टाइम ये वो होगा जितने टाइम तक उस फोर्स ने उस ऑब्जेक्ट पे एक्ट करके उसके मोमेंटम को चेंज किया। एंड इज गिवन बाय, तो हम इम्पल्स को जो है ना कैपिटल आई भी लिखते हैं, डेल्टा पी भी लिखते हैं, चेंज इन मोमेंटम, एंड इट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय द टाइम। नेक्स्ट पार्ट, कैलकुलेट द रिजल्टेंट इम्पल्स ऑन द बलून व्हेन इट इज एक्सेलरेटिंग। चलिए, अब हमें इम्पल्स कैलकुलेट करना है। तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होगा वो होता है डेल्टा पी और आई इज इक्वल टू मास टाइम्स चेंज इन स्पीड। और चेंज इन स्पीड हम कैलकुलेट करते हैं फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड से। अच्छा, मास ऑफ द बलून हमें यहाँ पे गिवन है, वो बिल्कुल शुरू में था कि इसका मास 15 ग्राम्स है। तो इसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे 15 को, और किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हमने डिवाइड कर दिया। फाइनल जो इसकी स्पीड है वो हमें कैलकुलेट करनी होगी। और इनिशियल स्पीड इसकी जो है ना वो 0 थी। इट स्टार्टेड मूविंग फ्रॉम द रेस्ट। अच्छा, अब फाइनल स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीजें बताई गई थी। एक बात ये बताई थी कि इसने कांस्टेंट स्पीड पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और कितने टाइम में ट्रेवल किया। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसके डिस्टेंस, स्पीड और टाइम को हम इस रिलेशन से आपस में रिलेट कर लेते हैं। जी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाइड बाय टाइम। ये फॉर्मूला सिर्फ उस वक्त यूज होगा जब ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। अब हमें स्पीड कैलकुलेट करनी है तो हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर लेंगे। डिस्टेंस हमें गिवन था 0.67 मीटर्स और टाइम हमें गिवन था 0.18 सेकेंड्स। तो इससे हमें स्पीड मिल रही है 3.7 मीटर्स पर सेकेंड। ये उस बलून की फाइनल स्पीड थी या कांस्टेंट स्पीड थी जिससे वो मूव कर रहा था। ये वैल्यू अब हम यहाँ पे यूज कर लेंगे फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड में। तो हमें यहाँ से आंसर मिल रहा है 0.056 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, या इसकी जो दूसरी यूनिट होती है वो होती है न्यूटन सेकेंड्स मोमेंटम की। वो भी लिख दें अगर तो वो भी सही है। तो फाइनल आंसर है 0.056 kilograms मीटर पर सेकेंड। एक्सप्लेन हाउ मोमेंटम इज कंजर्व्ड एज द बलून एक्सेलरेट्स। तो अब देखें यहाँ पे मोमेंटम जो है ना वो दो अलग अलग डायरेक्शंस में एक्ट कर रहा है। सबसे पहले हम एयर पार्टिकल्स की बात करें तो एयर पार्टिकल जो है ना वो बलून पे हर तरफ प्रेशर लगा रहे होते हैं और वो हर डायरेक्शन में मूव करना चाह रहे होते हैं। लेकिन चूंकि उनको एक खास डायरेक्शन में ओपनिंग मिलती है और वे मिलता है तो वो सब के सब लेफ्टवर्ड मूव करना शुरू कर देते हैं और इस डायरेक्शन में मोमेंटम को गेन करते हैं। अच्छा, जब ये एयर पार्टिकल्स लेफ्टवर्ड मूव करते हैं तो इसके अगेंस्ट में ये स्ट्रॉ
और बलून राइटवर्ड मोमेंटम गेन करते हैं। जब तक एयर पार्टिकल्स लेफ्टवर्ड मूव नहीं कर रहे थे, हमारे पास एयर और बलून का जो टोटल मोमेंटम था वो 0 न्यूटन सेकेंड्स था। और जब एयर पार्टिकल्स लेफ्टवर्ड मूव करना शुरू करेंगे, तो फॉर एग्जांपल ये 10 न्यूटन सेकेंड्स का मोमेंटम गेन करते हैं लेफ्टवर्ड, तो ये बलून और स्ट्रॉ भी उसके रिएक्शन में 10 न्यूटन सेकेंड का मोमेंटम गेन करेगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। और उससे क्या होगा कि लेफ्टवर्ड और राइटवर्ड मोमेंटम को जब हम ऐड करेंगे, तो वो स्टिल हमें जीरो का आंसर देगा। तो जैसा मोमेंटम एयर के मूव करने से पहले था, या टोटल मोमेंटम उस वक्त भी जीरो था, तो आफ्टर द एयर स्टार्ट्स टू मूव लेफ्टवर्ड एंड द बलून एंड द स्ट्रॉ स्टार्ट्स टू मूव टू द राइट, अगर हम उनके बाद के मोमेंटम्स को भी ऐड करेंगे तब भी हमारे पास आंसर वही सेम आ जाएगा। तो सिंस दोनों सिचुएशंस में आंसर सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि मोमेंटम कंजर्व्ड है। और ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन यहाँ पे डिस्कस हो रही है मोमेंटम के टॉपिक में, इसको जो है ना हम एक्सप्लोजन कहते हैं। अच्छा जी, अब ये जो चीज मैंने एक्सप्लेन की है, इसको फिर मुझे अब 2 मार्क्स के लिए यहाँ पे आंसर भी बना के लिखना है। तो मैं लिख रहा हूँ द मोमेंटम gained by the air to move leftwards is same as the momentum gained by the balloon and the straw to move rightwards। तो सिंस ये दोनों मोमेंटम सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इनका सम अभी भी हमें नेट जीरो मोमेंटम ही देगा। नेक्स्ट पार्ट, फिगर 3.2 shows the directions of two forces acting on a different balloon as it moves। तो हम देख सकते हैं कि एक लेफ्टवर्ड फोर्स राइटवर्ड एक्ट कर रही है 0.40 न्यूटन की, और एक बिल्कुल डाउनवर्ड एक्ट कर रही है 0.74 न्यूटन की। डिटर्मिन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बलून। तो अब मेथड कौन सा यूज करना है वो हमें नहीं बताया गया, तो हम प्रेफर करेंगे कि इसको हम कैलकुलेशन से ही फाइंड कर लें। उससे पहले हम इसकी ना एक डायग्राम बना लेते हैं, और डायग्राम इसलिए बनाएंगे ताकि फिर हम अकॉर्डिंगली राइट एंगल ट्राइंगल बना के उसमें से फाइंड कर लेंगे। तो डायग्राम बनाने के लिए हम एक स्केल यूज कर लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर ऑन द डायग्राम रिप्रेजेंट्स 0.1 न्यूटन। तो इसका मतलब है कि 0.40 न्यूटन की जो फोर्स है वो हम 4 सेंटीमीटर से शो कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल फोर्स बना देता हूँ 4 सेंटीमीटर की, और ये इसका एरो हेड हो गया। फिर इसी तरह 90 पे रखकर हम एक फोर्स डाउनवर्ड बना देते हैं, और ये जो है 7.4 सेंटीमीटर्स तक जाएगी। 0.74 है। तो ये वाली जो फोर्स है ये 7.4 यहाँ तक आ जाएगी। ये इसका एरो हेड हो गया। अच्छा, अब हमने इनके रिजल्टेंट को शो करना है। रिजल्टेंट जो है वो फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन करके मिलता है। तो अब हम फर्स्ट की टेल को लास्ट के हेड से ज्वाइन कर देंगे, और जो डायरेक्शन होगी वो सेकंड के हेड की तरफ होगी। तो ये हमारी डायग्राम हो गई है। इसमें ये वाली जो फोर्स है ये 0.40 न्यूटन की है, या हम 4 सेंटीमीटर्स भी लिख सकते हैं, और ये वाली फोर्स 0.74 न्यूटन की है। आपस में ये 90 का एंगल बना रहे हैं यहाँ पे। ऐसे इनको बनाना चाहिए क्योंकि एक राइटवर्ड थी और एक डाउनवर्ड थी। अब जब हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, तो हमने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, और हम ये वाला एंगल फाइंड करेंगे जिससे हम इसकी डायरेक्शन शो कर देंगे। तो हमने डायग्राम पे बिल्कुल स्केल डायग्राम बनाई है। हम चाहें तो ग्राफिकली इसको मेजर करके बता सकते हैं, या अगर मेजर ना करना चाहें, बाय कैलकुलेशंस बताना चाहें, तो कैलकुलेशन से भी बता सकते हैं। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लेते हैं। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, और इसे जब हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आंसर 0.84 न्यूटन आ जाएगा। और अगर हम इसको मैनुअली मेजर करेंगे तो हमें 8.4 सेंटीमीटर्स मिल रहा होगा, जिसको हम अकॉर्डिंग टू स्केल कन्वर्ट करेंगे तो 0.84 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा जी, अब जो एंगल हमने फाइंड करना है वो हम प्रोटेक्टर से भी मेजर करके बता सकते हैं, और हम उसके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज कर सकते हैं, 100 का 2 में से कोई भी। अगर tan यूज कर रहे हैं तो ऑपोजिट जो एंगल के सामने वाली साइड है डिवाइडेड बाय द एडजेसेंट,
जो कि हाइपोटेन्यूज के अलावा रिमेनिंग थर्ड साइड होती है। सो थीटा इज tan इनवर्स ऑफ 0.74 डिवाइडेड बाय 0.40, और यहाँ से हमें एंगल का आंसर मिलेगा 61.6 डिग्रीज, जिसे हम 62 डिग्रीज राउंड ऑफ करके ले लेंगे। तो मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लिख देंगे 0.84 न्यूटन, और डायरेक्शन रिलेटिव टू हॉरिजॉन्टल फोर्स, और वो हॉरिजॉन्टल से ही हमें मिल रही है, तो वो आ रही है 62 डिग्रीज। ये 4 मार्क्स का काम है जो यहाँ पे हमने एक तरह से वेक्टर एडिशन का किया। अच्छा जी, एक दफा मोमेंटम के फॉर्मूले भी देख लेते हैं। मोमेंटम को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। चेंज इन मोमेंटम, जिसको इम्पल्स कहते हैं, उसको हम m इंटू डेल्टा v, यानी चेंज इन वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय मास से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसी को हम I भी लिखते हैं। और जब हम चेंज इन मोमेंटम को डिवाइड कर देते हैं टाइम से, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स के इक्वल होता है, जिससे फिर हमें चेंज ऑफ मोमेंटम का एक दूसरा फॉर्मूला मिल जाता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम, और इसी को हम इम्पल्स का भी फॉर्मूला कहते हैं। इम्पल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अच्छा, जब दो ऑब्जेक्ट्स कोलाइड करते हैं तो उनका मोमेंटम अगर कंजर्व्ड है, तो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन भी सेम होगा। तो उस प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम यूं लिखते हैं, m1 u1 m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 एंड m2 v2। और एक्सप्लोजन के केस में हमें जरा इसको डिफरेंट करके लिखना होता है। कभी हम ये वाली फॉर्म लिखते हैं, कभी हम इससे मिलती जुलती एक फॉर्म लिखते हैं। वो फिर जहाँ जिस क्वेश्चन में जैसे यूज हो रही होगी, हम आगे भी कुछ प्रैक्टिस करेंगे, उसमें देख लेंगे। तो ये टोटल चीजें हैं जो मोमेंटम के बारे में याद होनी चाहिए, और फिर जैसी क्वेश्चन की सिचुएशन होगी अकॉर्डिंगली इनमें से कोई चीज हम यूज करके वहां पे सॉल्व कर लेंगे।